नरेंद्र मोदी ने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस चुनावी सीजन में 206 रैलियां और रोड शो किए। टीवी चैनल को करीब 80 इंटरव्यू दिए। होर्डिंग और कटआउट में हर जगह सिर्फ नरेंद्र मोदी रहे। पूरा कैंपेन मोदी की गारंटी पर फोकस था, लेकिन नतीजे आए तो बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई। 2002 से 2012 के बीच गुजरात के 3 विधानसभा चुनाव हो या 2014 से अब तक हुए 3 लोकसभा चुनाव, ये पहली बार है जब नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी को बहुमत नहीं दिला सके। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी तो कर सकते, लेकिन लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव में बहुमत दिलाने के नेहरू के रिकॉर्ड से चूक गए हैं। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर बैन लगा। देश भर में 20,000 से ज़्यादा स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1949 में संघ से बैन हटा तो नए सिरे से इसका विस्तार शुरू हुआ। गुजरात में इसकी जिम्मेदारी लक्ष्मण राव इनामदार को मिली। वकील साहब नाम से मशहूर इनामदार ने शाखाएं बढ़ाई और जमीनी कार्यकर्ता तैयार किए। 1958 में दिवाली के दिन वकील साहब वडनगर में नए बाल स्वयंसेवकों को शपथ दिलाते और संबोधित करते। उनकी बातों से 8 साल का एक लड़का इतना प्रभावित हुआ कि अलग से मिलने पहुंच गया। इस लड़के का नाम था नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे। उनकी मां हीराबेन गृहिणी थी और घर खर्च में मदद के लिए कुछ छोटे मोटे काम करती थी। कुमार शाला नंबर 1 प्राइमरी स्कूल से शुरुआती पढ़ाई नरेंद्र मोदी ने की। इसके बाद वीएन हाई स्कूल में दाखिला लिया। मोदी के संस्कृत टीचर रहे प्रहलाद पटेल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मोदी मुझे एक साधारण छात्र के तौर पर याद है, लेकिन डिबेट और रंगमंच में उनकी खास रुचि थी। उम्र बढ़ने के साथ नरेंद्र मोदी के मन में नए विचार पैदा हुए। उसका मन घर के दायरे से बाहर जाने लगा। उसने अपना उपनाम अनिकेत रख लिया। अनिकेत का अर्थ होता है जिसका कोई घर नहीं। नरेंद्र मोदी के बड़े भाई सोम भाई कहते हैं, एक बार नरेंद्र ने नमक और तेल खाना बंद कर दिया तो हमें लगा वे वैद्य बनने के मिशन पर है। जीवनी नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर में वरिष्ठ पत्रकार सुदेश वर्मा लिखते हैं, बचपन में अक्सर नरेंद्र शर्मिष्ठा झील में खेलने जाया करते थे। एक बार उन पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया था। 9 टाँके लगाने पड़े। टाँकों के निशान अभी भी उनके बाएं पैर पर हैं। सुदेश के वर्मा लिखते हैं, जब नरेंद्र मोदी 14 साल के थे तब एक ज्योतिषी ने कहा था, यह लड़का तो बड़ा संत बनेगा या एक बड़ा राजनेता। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर बैन लगा। देश भर में 20,000 से ज़्यादा स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1949 में संघ से बैन हटा तो नए सिरे से इसका विस्तार शुरू हुआ। गुजरात में इसकी जिम्मेदारी लक्ष्मण राव इनामदार को मिली। वकील साहब नाम से मशहूर इनामदार ने शाखाएं बढ़ाई और जमीनी कार्यकर्ता तैयार किए। 1958 में दिवाली के दिन वकील साहब वडनगर में नए बाल स्वयंसेवकों को शपथ दिलाते और संबोधित करते। उनकी बातों से 8 साल का एक लड़का इतना प्रभावित हुआ कि अलग से मिलने पहुंच गया। इस लड़के का नाम था नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे। उनकी मां हीराबेन गृहिणी थी और घर खर्च में मदद के लिए कुछ छोटे मोटे काम करती थी। कुमार शाला नंबर 1 प्राइमरी स्कूल से शुरुआती पढ़ाई नरेंद्र मोदी ने की। इसके बाद वीएन हाई स्कूल में दाखिला लिया। मोदी के संस्कृत टीचर रहे प्रहलाद पटेल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मोदी मुझे एक साधारण छात्र के तौर पर याद है, लेकिन डिबेट और रंगमंच में उनकी खास रुचि थी। उम्र बढ़ने के साथ नरेंद्र मोदी के मन में नए विचार पैदा हुए। उसका मन घर के दायरे से बाहर जाने लगा। उसने अपना उपनाम अनिकेत रख लिया। अनिकेत का अर्थ होता है जिसका कोई घर नहीं। नरेंद्र मोदी के बड़े भाई सोम भाई कहते हैं, एक बार नरेंद्र ने नमक और तेल खाना बंद कर दिया तो हमें लगा वे वैद्य बनने के मिशन पर है। जीवनी नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर में वरिष्ठ पत्रकार सुदेश वर्मा लिखते हैं, बचपन में अक्सर नरेंद्र शर्मिष्ठा झील में खेलने जाया करते थे। एक बार उन पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया था।
9 टाँके लगाने पड़े। टाँकों के निशान अभी भी उनके बाएं पैर पर हैं। सुदेश के वर्मा लिखते हैं, जब नरेंद्र मोदी 14 साल के थे तब एक ज्योतिषी ने कहा था, यह लड़का तो बड़ा संत बनेगा या एक बड़ा राजनेता। द कारवा मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक वडनगर के घांची जाति की परंपरा में शादी 3 चरण में होती थी। 3-4 साल की उम्र में सगाई, 13 की उम्र में शादी और 18 से 20 की उम्र में गौना। नरेंद्र मोदी ने 13 साल की उम्र में ब्राह्मणवाड़ा गांव की जशोदाबेन के साथ शादी की रस्म पूरी कर ली, लेकिन 17 साल की उम्र में बड़े उद्देश्य की तलाश में घर छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी कोलकाता के रामकृष्ण मिशन के बेलूर मठ गए, लेकिन ग्रेजुएट नहीं होने की वजह से उन्हें संन्यास नहीं दिया गया। इसके बाद मोदी पूर्वोत्तर, अल्मोड़ा, हिमालय, दिल्ली और राजस्थान गए। उन्होंने सबसे ज़्यादा वक्त हिमालय के गरुड़ चट्टी में बिताया। करीब 2 साल बाद मोदी वापस वडनगर लौटे, लेकिन 17 दिन में ही फिर घर छोड़ दिया। वह अहमदाबाद पहुंचे और अपने चाचा की कैंटीन पर काम करने लगे। अहमदाबाद में एक बार फिर मोदी की मुलाकात संघ प्रचारक वकील साहब से हुई। उन्होंने संघ कार्यालय डॉक्टर हेडगेवर भवन में उनके रहने का इंतजाम कर दिया। वकील साहब मोदी को अपना पुत्र मानने लगे और मोदी उन्हें अपना गुरु। पहले नियमित स्वयंसेवक, फिर वकील साहब के सहायक, फिर शाखाओं के प्रभारी और फिर प्रचारक बन गए। 1973-74 में इंजीनियरिंग कॉलेज में मेस में बढ़ते दामों को लेकर स्टूडेंट्स ने नवनिर्माण आंदोलन किया तो मोदी इससे जुड़े। 1975 में इमरजेंसी के दौरान विपक्षी नेताओं की मदद किया करते थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए सरदार का वेश बना लेते थे। इस दौरान अटल, आडवाणी, मोरारजी देसाई समेत कई नेता गिरफ्तार हुए थे। 1969 में मोरबी मच्छू नदी का डैम टूट गया। मोदी कई स्वयंसेवकों के साथ वहां पहुंचे। कई दिनों तक वह इंसानों और पशुओं की लाशें उठाते और उनका अंतिम संस्कार करते रहे। मोदी की मेहनत और ग्राउंड कनेक्ट देखते हुए संघ ने 1981 में उन्हें प्रांत प्रचारक बना दिया। बीजेपी में एंट्री हुई। इसके बाद 1980 में बीजेपी अस्तित्व में आ चुकी थी। 1986 में आडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने मोदी को पार्टी से गुजरात इकाई का संगठन सचिव बना दिया। यहीं से राजनीति में उनकी एंट्री हुई। 1987 में अहमदाबाद निकाय चुनाव उनकी पहली राजनीतिक चुनौती थी। मोदी ने पोलिंग बूथों को वोट बैंक के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा, ए, बी और सी। कमजोर बूथ पर ज़्यादा फोकस किया। बीजेपी ने 127 में से 67 सीटें जीती कर बहुमत हासिल किया। बीजेपी ने इसी स्ट्रेटेजी से सूरत, वडोदरा और राजकोट के निकाय चुनाव भी जीते। वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह अपनी किताब द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी में लिखते हैं, मोदी ने ऐलान किया कि जिसे भी विधानसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी करनी है वे रथनुमा गाड़ी को बीजेपी के झंडे और नारों से सजाकर यात्रा करते हुए अहमदाबाद आए। सैकड़ों रथ हफ्तों की यात्रा करके अहमदाबाद पहुंचे। उन्हें टिकट मिला या नहीं, लेकिन बिना किसी लागत के बीजेपी का प्रचार हो गया। मोदी ने लंबे नारों की प्रथा तोड़ते हुए छोटे छोटे नारे गढ़े। उन्होंने एक पेंटर खोजा और उसे दीवारों पर अब तो बस भाजपा नारा लिखने के लिए कहा। इस माइक्रो मैनेजमेंट की बदौलत लोकसभा चुनाव 1979 में बीजेपी ने गुजरात की 14 में से 11 सीटें जीती। वहीं 1990 के विधानसभा चुनाव में जनता दल के साथ गठबंधन कर बीजेपी ने 182 में से 68 सीटों पर जीत हासिल की और गठबंधन की सरकार बनाई। देश में राम जन्मभूमि आंदोलन जोर पकड़ रहा था। सितंबर 1990 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। गुजरात में यात्रा की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को मिली। अजय सिंह लिखते हैं, आडवाणी की रथ यात्रा की हर छोटी से छोटी बात मोदी की नज़र में थी। रथ यात्रा के रूट, दिक्कतों और व्यवस्थाओं के बारे में मोदी को पूरी जानकारी थी। गुजरात में उमड़े जनसैलाब को देखते हुए प्रमोद महाजन ने आडवाणी से कहा, महाराष्ट्र में इस तरह के रिस्पॉन्स की उम्मीद मत करिए। महाराष्ट्र में यात्रा का जिम्मा महाजन के पास था। 1991 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक एकता यात्रा निकाली।
इसके कोऑर्डिनेशन और रूट की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को सौंपी गई। एकता यात्रा के दौरान 24 जनवरी 1992 को श्रीनगर में मोदी ने कहा, लाल चौक में पोस्टर लगे हैं, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराए। अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी कान खोलकर सुन ले, गाजे बाजे के साथ आ रहे लाल चौक। तुम्हारे पास जितना गोली बारूद हो तैयार रख लेना। तुम्हारे पास जितनी गोलियां हो AK-47 में भर कर रख लेना। 26 जनवरी को फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया है। 26 जनवरी 1992 को मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी समेत कई कार्यकर्ताओं ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया। इन यात्राओं ने मोदी को नेशनल लीडरशिप का चहेता बना दिया। जब नरेंद्र मोदी गुजरात बीजेपी में संगठन महामंत्री का पद संभाल रहे थे, तब पार्टी में केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला का दबदबा था। मोदी ने संगठन के अंदरूनी मामलों में केशुभाई का साथ देना शुरू कर दिया। वे उन्हें अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। मोदी समूह के लोगों से हमेशा अलग काम करने की कोशिश करते। अगर वाघेला ने कारवा मैगजीन को बताया कि मोदी समूह के लोगों से हमेशा अलग काम करने की कोशिश करते। अगर हम लंबी बाह का कुर्ता पहनते तो वो छोटी बाह का पहन लेते। जब हम खाकी निक्कर पहनते तो वो सफ़ेद निक्कर पहनकर लेते। मुझे याद है एक दिन जब गोलवलकर आए तो उन्होंने सबके सामने मोदी से छटी हुई दाढ़ी रखने के बारे में सवाल किया। 1995 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीती और केशुभाई के नेतृत्व में सरकार बनी। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में वघेला खेमे को जगह नहीं दी। वघेला ने बगावत कर दी। मसला इतना बड़ा था कि अटल बिहारी वाजपेयी को अहमदाबाद में कैंप करना पड़ा। 2 दिन के मान मनौवल के बाद शंकर सिंह वाघेला की शर्तों को पार्टी आलाकमान ने मान दिया। इसके चलते नरेंद्र मोदी को राजनीतिक वनवास मिला और उन्हें राज्य की पॉलिटिक्स से हटाकर दिल्ली में राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। 1995 से लेकर 1997 तक गुजरात की राजनीति में उठापटक जारी रहा। 1998 में फिर से विधानसभा चुनाव हुए और 4 मार्च 1998 को केशुभाई पटेल दूसरी बार राज्य के CM बने। इसी बीच दिल्ली में रह रहे नरेंद्र मोदी गुजरात जाने का रास्ता बना रहे थे। वे अक्सर संघ के मुख्यालय केशव कुंज में ही देखे जाते थे। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने केशुभाई के खिलाफ दिल्ली में माहौल बनाना शुरू कर दिया था। मोदी की मेहनत रंग लाई और बीजेपी आलाकमान ने केशुभाई को पदमुक्त करने का फैसला कर लिया। इसके बाद गुजरात के लिए नए CM की खोज हुई, जिसमें मोदी के संग अटल और आडवाणी से रिश्ते काम आए। 1 अक्टूबर 2001 नरेंद्र मोदी एक टीवी पत्रकार के दाह संस्कार में गए थे। इसी वक्त उनके पास 7 रेश कोड यानी प्रधानमंत्री आवास से फ़ोन आया। तत्कालीन PM अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी को मिलने बुलाया। शाम होते ही मोदी PM आवास पहुंच गए और उन्होंने अटल से मुलाकात की। इस दौरान अटल ने कहा, दिल्ली में पंजाबी खाना खाकर तुम काफ़ी मोटे हो गए, फिर से गुजरात लौट जाओ। बाद में नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुझे तब तक ये अंदाज़ा नहीं था कि अटल जी मुझे गुजरात का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्रिस्टोफ जेफरलॉट लिखते हैं कि मोदी ने अटल से कहा कि यह मेरा काम नहीं है। मैं 6 साल तक गुजरात से दूर रहा हूँ। मैं मुद्दों से परिचित नहीं हूँ। मैं वहाँ क्या करूँगा? ये मेरी पसंद का क्षेत्र नहीं है। मैं किसी को नहीं जानता। आखिरकार अटल के आदेश को मोदी टाल नहीं सके और 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके बाद PM मोदी की इलेक्टोरल जर्नी की शुरुआत होती है। नरेंद्र मोदी न कभी विधायक रहे न मंत्री, सीधा CM बन गए। उन्होंने सरकारी मशीनरी और ब्यूरोक्रेसी समझने की तरकीब निकाली। अजय सिंह लिखते हैं, एक बार गुजरात के सभी कलेक्टरों की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इसमें नए CM मोदी को भी न्योता दिया गया। मोदी ने न्योता इस शर्त पर स्वीकारा कि कॉन्फ्रेंस में वो केवल पर्यवेक्षक के तौर पर ही शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस हॉल में पीछे की सीट पर बैठकर मोदी ने ये समझने की कोशिश की कि कलेक्टर और सीनियर अधिकारी कैसे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जिला, तालुका, गांव स्तर की समस्याओं पर चर्चा करते हैं और उनके उपाय खोजते। कॉन्फ्रेंस के आखिर में मोदी ने कहा, मैं घुमक्कड़ हूँ,
और एडमिनिस्ट्रेशन सीखने और विकास पर निगरानी रखने के लिए मैं पूरे राज्य में घूमूंगा। मेरे लिए कोई खास व्यवस्था ना की जाए, मैं सर्किट हाउस या स्टेट गेस्ट हाउस में रुकूंगा। उनके साथ काम करने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं, मोदी को किसी भी मुद्दे पर जानकारी न होने की बात बताने और एक्सपर्ट से उसके बारे में सुझाव लेने से कोई गुरेज नहीं है। कारवां मैगजीन ने मोदी के साथ काम कर चुके एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के हवाले से लिखा, अधिकारियों के साथ ज़्यादातर ब्रीफिंग के में मोदी बिल्कुल चुप रहते थे। वह अधिकारियों को बात करने नहीं देते और खुद सीखने की कोशिश करते कि प्रशासन कैसे काम करता है। वो बहुत सचेत रहते थे। शायद वो हर शब्द, लय और हर एक चीज़ की दिमाग में तस्वीर बना लेते थे। 27 फरवरी 2002 गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन से कुछ दूर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की S6 बोगी में आग लग गई। इसमें 59 लोगों की मौत हो गई। अधिकांश लोग अयोध्या से बाबरी मस्जिद विध्वंस की 10वीं सालगिरह मनाकर लौट रहे थे। शुरुआती जांच में कहा गया कि ये आग मुसलमानों ने लगाई। इसके कुछ ही घंटों के भीतर राज्य के कई इलाकों में दंगे भड़क गए। सैकड़ों लोगों की मौत हुई। स्थिति पुलिस के नियंत्रण से बाहर हो गई तो सेना को बुलाना पड़ा। गुजरात में भड़के दंगों पर मोदी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया की चेन चल रही है। हम चाहते हैं कि न क्रिया हो न प्रतिक्रिया। स्थिति का जायजा लेने आए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुख्यमंत्री के लिए मेरा सिर्फ एक संदेश है कि वह राजधर्म का पालन करें। वाजपेयी के बगल बैठे नरेंद्र मोदी तुरंत बोलते हैं, हम भी वही कर रहे हैं साहब। वाजपेयी ने आगे कहा, मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई अपनी किताब 2014 द इलेक्शन दैट चेंज्ड इंडिया में लिखते हैं, वाजपेयी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे ब्रजेश मिश्रा ने बताया कि वाजपेयी चाहते थे कि मोदी इस्तीफा दे दे। 2004 के आम चुनाव में करारी हार के बाद वाजपेयी ने एक इंटरव्यू में कहा, उस समय मोदी को न हटाना एक गलती थी। 3 अक्टूबर 2008 को रतन टाटा ने पश्चिम बंगाल के सिंगूर में अपनी कार फैक्ट्री बंद करने का ऐलान किया। वहां किसान इसके खिलाफ 2 साल से प्रदर्शन कर रहे थे। मोदी अपने भाषण में बताते हैं, मैंने टाटा को एक SMS भेजा कि गुजरात में आपका स्वागत है। 4 दिन बाद टाटा ने ऐलान किया कि वो गुजरात में अपना नैनो प्लांट लगाएंगे। मोदी की सरकार नीतियों की वजह से कई कंपनियों ने गुजरात की दौड़ लगा दी। बतौर CM अपने आखिरी कार्यकाल में मोदी ने पूरे गुजरात में सद्भावना यात्रा निकाली थी। राष्ट्र राजनीति को लेकर उनके महत्वाकांक्षी इरादे पहली बार इसी रैली के जरिए सामने आई थी। मोदी मीन्स बिजनेस। मोदी ने गुजरात में व्यापार मॉडल को बढ़ावा देकर गुजरात मॉडल को देश भर में मुद्दा बना दिया। मार्च 2021 में टाइम मैगजीन ने मोदी मीन्स बिजनेस शीर्षक से कवर स्टोरी छापी। नरेंद्र मोदी ने गुजरात का उदाहरण देते हुए केंद्र की मनमोहन सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। मोदी भ्रष्टाचार, महंगाई, डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत पर मनमोहन सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे। 6 फरवरी 2013 को दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एक आयोजन हुआ। पूरा हॉल प्रोफेसर, पत्रकार और कॉमर्स के करीब 2000 छात्राओं से खचाखच भरा हुआ था। मुख्य वक्ता गुजरात के CM नरेंद्र मोदी थे। मोदी ने भाषण देना शुरू किया, मैं गुजरात की धरती से आ रहा हूँ, मैं महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि से आ रहा हूँ। फिर 75 मिनट तक बिना किसी नोट्स के पूरे कॉन्फिडेंस से बोलते रहे। उन्होंने मनमोहन सरकार को आड़े हाथों लिया और गुजरात मॉडल की तारीफ की। मोदी के भाषण के बाद स्टूडेंट्स ने मोटिवेशनल से मिलता जुलता एक नया शब्द खोजा, मोदी वैशनल। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई अपनी 2014 द इलेक्शन दैट चेंज्ड इंडिया में लिखते हैं, मोदी की स्पीच को कई न्यूज़ चैनलों ने लाइव चलाया। अगले दिन देश के लगभग हर अखबार ने मोदी के नाम पर फ्रंट पेज हेडलाइन लगाई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, मोदी टेक्स दिल्ली बाय स्टॉर्म, मोदी ने दिल्ली हिलाई। कुछ दिन बाद मोदी से मेरी राजदीप की बात हुई। उन्होंने पूछा कि क्या फीडबैक है। उनकी स्पीच आकर्षक थी तो मैंने बोल दिए 10 में से 9। मोदी ने पूछा, क्यों 10 नहीं दोगे क्या?
अच्छे दिन से मोदी की गारंटी तक। जून 2013 में गोवा में आयोजित बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनाथ ने मोदी को सेंट्रल कैंपेन कमेटी का चेयरमैन घोषित कर दिया। इससे नाराज आडवाणी ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, बीजेपी दिशा भटक चुकी है। बाद में संघ के मनाने पर उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। 13 दिसंबर 2013 को बीजेपी संसदीय बोर्ड की मीटिंग हुई। आडवाणी को छोड़ बोर्ड के 12 सदस्यों ने बैठक में हिस्सा लिया। इसमें मोदी को पीएम कैंडिडेट घोषित किया गया। मोदी ने नारा दिया, अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी युग से पहले बीजेपी ने 1999 के लोकसभा चुनाव में अधिकतम 182 सीटें जीती थी। 2014 में नरेंद्र मोदी के कमान संभालने के बाद 282 सीटों के साथ पहली बार अकेले पूर्ण बहुमत हासिल किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़कर 303 हो गई। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद तमाम राज्य के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। 2018 तक बीजेपी 21 राज्य की सत्ता में आ चुकी थी। मोदी लगातार 10 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं। 4 बड़े फैक्टर हैं जिस पर ब्रांड मोदी टिका है। नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीतिक यात्रा पिछले 10 साल का एनालिसिस करें तो इन 4 फैक्टर पर पूरा मोदी ब्रांड टिका हुआ है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। 1980 के दशक से नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ तो पूरा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को मिला। इसके अलावा मोदी के मंदिर मिशन में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक, केदारनाथ रिनोवेशन, चारधाम प्रोजेक्ट शामिल है। नागरिकता संशोधन कानून में पड़ोसी देशों के गैर मुसलिमों को नागरिकता देने का रास्ता खोला। 370 अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने जैसा कदम उठाया जो दशकों से संघ के एजेंडे में शामिल था। लेखक नलिन मेहता के मुताबिक ये एक तरह का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। यह हिंदुत्ववादी लोगों के साथ हिंदुओं के बड़े समूह को मोदी से जोड़ता है। 2014 में देश की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी जो 2022 में 5वें नंबर पर आ गई। पीएम मोदी इसे उपलब्धि की तरह प्रचारित करते हैं कि 2027 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। हालांकि एक पहलू यह भी है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत का नाम टॉप 100 देशों में भी नहीं आता। 31 मई 2023 को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय महज 98,374 रुपये है। निर्णायक नेतृत्व। नवंबर 2016 में पीएम मोदी ने अचानक नोटबंदी का ऐलान कर दिया। साल 2017 में जीएसटी लागू कर दिया गया। अगस्त 2019 में धारा 370 हटा दी गई। कोरोना महामारी फैलने से रोकने के लिए मार्च 2020 में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया। नागरिकता संशोधन कानून बना दिया गया। ये सभी फैसले बैकफायर भी कर सकते थे। इसके लिए मजबूत और निर्णायक नेतृत्व की जरूरत है। इसने भी ब्रांड मोदी को मजबूत बनाया। हालांकि किसानों के लंबे विरोध के बाद पीएम मोदी को कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। चौथा बड़ा फैक्टर है फंड्स और पावर। मोदी की छवि एक तरह से एंटी करप्शन की है, जो ना तो करप्शन करता है और ना ही करप्शन करने देता है। ऐसा कर मोदी खुद को एक ऐसा नेता दिखाते हैं जिसके लिए काम करना ही जीवन है। वे तर्क देते हैं कि वे किसके लिए पैसा कमाएंगे, उनके आगे पीछे कोई नहीं। हालांकि मोदी के पीएम बनने के बाद से बीजेपी के संसाधन बढ़ते ही जा रहे हैं। बीजेपी देश भर में नए पार्टी ऑफिस बनाने वाली और सबसे ज़्यादा चंदा पाने वाली पार्टी है। पावर को लेकर मोदी पर आरोप लगते हैं कि वे अपने विरोधियों के खिलाफ ही कार्रवाई करते हैं। 2014 से लेकर सितंबर 2022 तक प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के रडार पर 121 नेता हैं, जिनमें से 115 विपक्षी दलों के नेता थे। अब आपको बताते हैं 2024 में मोदी की जीत का मार्जिन कैसे घटा। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने के बाद से मोदी ने अब तक कुल 6 चुनाव लड़े और 2024 का लोकसभा चुनाव इस सफर में 7वीं कड़ी थी। पीएम मोदी ने ज़्यादातर एक तरफा जीत दर्ज की है, लेकिन 2024 में उनकी जीत का मार्जिन काफ़ी घट गया है।